अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रीन टीम। फैज़ान हयात खान और सुहेल खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज काफ़ी इंटेंस टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और इस टेस्ट मैच का जो रिजल्ट था वो ये था कि इंग्लैंड 3 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब रही। और एक पोजीशन पर पाकिस्तान की डोमिनेंस बड़ी वाज़े नज़र आ रही थी, लेकिन स्टोक्स और वोक्स और बटलर की 137 रन्स की पार्टनरशिप ने मैच पाकिस्तान से छीन लिया। और थोड़ी सी मैं मैच समरी के बारे में आपको बताता चलूं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 326 बनाए, फिर इंग्लैंड ने 219 बनाए, फिर जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 169 रन्स बनाए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 277 रन्स का टारगेट दिया। और एक पोजीशन पर पाकिस्तान ने 117 पर 5 आउट कर दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी ये मैच जीतने में। लेकिन उसके बाद 137 रन्स की पार्टनरशिप हुई वोक्स और बटलर के दरमियान, और वोक्स ने आज 84 रन्स बनाए, बटलर ने 75 रन्स बनाए। और आज यासिर शाह ने 4 विकेटें ली। और ओवरऑल अगर हम मैच की बॉलिंग फिगर्स की बात करें यासिर शाह की, तो उन्होंने 8 आउट किए और साथ में 37 रन्स बनाए। तो यासिर शाह पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन प्लेयर रहे। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सुहेल खान के साथ अबाउट वेयर द मैच वेंट रॉन्ग। तो सुहेल भाई, आप बताएं कि आपके ख्याल से मैच किस मोमेंट पर पाकिस्तान के हाथ से जो पाकिस्तान ने मैच गवा दिया था। फैजान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप सोचे व्यूवर्स के आज दो खान आपके साथ है तो क्या होने वाला है। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। लेकिन आपने कहा कि मैच हमने कहाँ गवा दिया। मैच हमने वहां गवा दिया जब हमने दूसरी इनिंग्स में खराब बैटिंग की। आबिद अली ने अपनी विकेट थ्रो कर दी। अजहर अली स्टार्ट मिलने के बाद फिर वोक्स के हाथों आउट हुए। असद शफीक का रन आउट होना, तो जो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। और आप यहाँ पे एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 350 रन की लीड लेते आप के मैच हाथ में होता। लेकिन 270 वैसे तो हम हमेशा फोर्थ इनिंग में मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इंग्लैंड की बैटिंग अब देखें तो एंडरसन भी जो ऐसे प्लेयर हैं जो बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये मैच यहीं पे हाथ से निकल गया था जब पाकिस्तान की टीम में दूसरी इनिंग्स में खासतौर आबिद अली ने विकेट थ्रो किया था, शफीक का आउट होना और अजहर अली स्टार्ट के बाद फ्लॉप हुए। मैच हमने वहीं गवा दिया था। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कैप्टनसी की। आज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अज़हर अली की कैप्टनसी को तनकीद का निशाना बनाया, और अज़हर अली के कुछ ऐसे मूव्स थे जिस पर काफ़ी सवालिया निशान रहे। जिसमें से एक ये था कि उन्होंने कुछ बॉलर्स को ज़्यादा यूज़ कर लिया, और उन्होंने बॉलिंग चेंजेस जहां सख्त ज़रूरत थी वहां नहीं की। इसके अलावा वो फील्डिंग में चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे थे, और एक स्टेज पे उनकी कैप्टनसी काफ़ी डिफेंसिव हो गई थी। तो इस पर मैं आपसे स्टैटिस्टिकली भी पूछना चाहूंगा कि अजहर अली की कप्तानी उन्होंने पिछले जो 1 साल में की है, उसमें उनकी कैप्टनसी कहाँ रही। इसके अलावा आज के मैच में अजहर अली की कैप्टनसी में क्या क्या फ्लॉज थे आपके ख्याल से। फैजान, मैं आपको पीछे थोड़ा पहले ले जाऊंगा, हम इससे आते हैं, मैं आता हूँ उस पर भी। 2015 में अजहर अली को वनडे का कप्तान बनाया गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई। उसके बाद हमने श्रीलंका में एक सीरीज जीती, फिर हम हारे, फिर दूसरे इंग्लैंड से हम लगातार हारे सीरीजें। और होम भी हारे, अवे भी हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे, हर जगह हम हारते रहे, एक आध श्रीलंका और जिम्बाब्वे के अलावा। अजहर अली वहां भी यही करते थे, और जब से ये दोबारा कप्तान बने यहाँ भी यही कर रहे हैं। एक तो अजहर अली काफी अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एक आध सेंचुरी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाई थी, वो भी तब जब बाकी तीन लोगों ने भी बनाई थी, तो उनमें उनका भी नाम था। उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में 100 कर दिए थे। बिल्कुल एक तरह से अगर आप देखें कि अजहर अली से अब इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। कप्तानी एक खिलाड़ी को आपने वनडे की दी, आपको पता चल गया किस तरह की कप्तानी है, फिर भी आपने उसे टेस्ट में दोबारा चांस दिया, और अब आपको दोबारा पता चल गया ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश की सीरीजों को तो अब छोड़ दें, वो होम में थी, हमने निकाल ली, एक मैच बांग्लादेश से भी जीत गए। बट अजहर अली एज कैप्टन पूरे तरीके से कहना चाहिए कि एक्सपोज हो चुके हैं। और अब हमें अब फौरन तो हम डिसीजन चेंज करेंगे भी नहीं, एटलीस्ट 1 साल तो अब रहेंगे ये। और इसके बाद हमें टेस्ट सीरीज खेलने के लिए हमें न्यूजीलैंड जाना है। फिर न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका से भी एक सीरीज है। तो मुश्किल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, कोई आसान क्रिकेट है नहीं पाकिस्तान की। होप्सो के अच्छा हो। लेकिन अजहर अली ने जो वनडे में कप्तानी की थी पहले, कुछ साल पहले, वही इन्होंने दोहरा दी टेस्ट क्रिकेट में भी।
जी बिल्कुल सही। इसके अलावा थोड़ी बात कर लेते हैं अजहर अली और असद शफीक की बैटिंग की। वैसे देखा जाए तो अजहर अली और असद शफीक पाकिस्तान के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। दोनों ने 75 के आसपास में खेले हैं, और साथ साथ उन पर अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो उन्होंने रन्स भी काफी ज्यादा किए हैं। अजहर अली के रन्स 6000 के करीब हो चुके हैं, और इसी तरह असद शफीक के भी 4000 के करीब रन्स हैं। तो इस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस यंगस्टर से भी ज्यादा बुरी रही है। सिर्फ इस सीरीज में नहीं रही, पिछली अगर हम ओवरसीज सीरीज का हम अगर जायजा लें तो उसमें इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही। असद शफीक की अगर बात करें, उनकी टोटल जो सेंचुरीज हैं उनमें एक भी सेंचुरी विनिंग कॉज में नहीं रही। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं फैजान। अफसर शफीक हर सीरीज में ओवरसीज भी एक आधी इनिंग्स खेल पाते हैं, चाहे वो बड़ी खेले चाहे वो 50 की खेले, और उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाते। जब से उनका कैरियर है हमने यही देखा है। भले वो एक बड़ी इनिंग अच्छी भी खेलते थे, उन्हें इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने 100 किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए हुए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ऐसे रन का कोई फायदा नहीं होता जो पाकिस्तान के काम ना आ सके। अजहर अली की अगर आप बात देखें तो वो भी इसी तरह का सिलसिला लेके चल रहे हैं काफी अर्से से। उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। फवाद आलम जो है वो बैठे हुए हैं काफी सालों से, और आखिरी वो 11 साल से बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट। और कितना बैठेंगे ये हमें नहीं पता। ये सिर्फ फवाद आलम की बात नहीं है, तो और भी जो जितने बैट्समैन है, उस्मान सलाउद्दीन, साद अली, और इन सबको इतने मौके नहीं मिल सके। ये रेगुलरली खेलते रहे, कंसिस्टेंट। असद शफीक पूरे करियर में कभी नहीं रहे। 12 सेंचुरियां हैं उनकी, और लगभग 27 50 है, लेकिन अगर आप देखें तो 70 टेस्ट मैचेस में ये कुछ ज्यादा कन्वर्जन रेट भी कोई इतना अच्छा नहीं है। और नंबर 6 पर जब तक वो थे तो फिर भी संभल जाते थे, इनके लिए आइडियल पोजीशन थी। बैटिंग ऑर्डर में भी आगे पीछे हो रहे हैं। अजहर अली भी कप्तानी के बाद, उससे पहले भी, खैर कप्तानी तो अब 1 साल से मिली, उससे पहले भी उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। मसला ये है कि हम रिप्लेस कब करेंगे, करेंगे भी या नहीं। फवाद आलम अब भी बैठेंगे, या फिर अब वो खेलेंगे फाइनली? बहुत सारे जी सवाल उठ गए हैं। जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बहुत सारी बातों पे। लेट्स सी होता क्या है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत लैक कर रही है इन दोनों में। सही है। इसी बात को रखकर आगे अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि नेक्स्ट मैच में हमारी चेंजेस क्या होंगी, क्योंकि इस मैच में अगर हम अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें तो हमने 2 स्पिनर्स खिलाए और 3 फास्ट बॉलर खिलाए, जिसकी वजह से हम एक बैट्समैन हमें कम खिलाना पड़ा। वैसे तो शादाब खान एज अ ऑलराउंडर टीम में रहे, लेकिन अगर उनकी हम बॉलिंग देखें तो उनको बहुत कम ओवर दिए गए, और वो ओवर भी कैप्टन ने तब दिए जब कोई उनको सेशन का एंड हो या बहुत कोई क्रूशियल सिचुएशन, जब वो बहुत डेस्परेट थे अजहर अली, तब उन्होंने शादाब खान को बॉलिंग का मौका दिया। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि हमें इन्हीं बॉलिंग ऑप्शन के साथ अगले मैच में जाना चाहिए, और साथ में क्या फवाद आलम को अब हमें ट्राई कर लेना चाहिए असद शफीक की जगह, या असद शफीक को पूरा हमें टूर देना चाहिए और फिर उस परफॉर्मेंस पे जज करके उनको अगली सीरीज में ड्रॉप या आगे उनको रिटेन करना है? तो या आप इस पे क्या कहेंगे? फैजान, दो स्पिनर्स की इतनी बात थी, फिर भी ये शादाब के साथ ये किया गया। देखिए पहली इनिंग्स में उन्होंने 21 बॉलें कराई, 2 आउट किए, 45 रन बल्ले से किए। लेकिन जब दूसरी इनिंग में जरूरत थी, अब आप इसका इल्जाम नहीं देंगे शादाब को कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। वो इतने ज्यादा कोई बड़े स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है कि आप उन पर रिलाय करते, लेकिन देखिए मुश्किल में वो नहीं कुछ कर सके। टेस्ट क्रिकेट है, इंग्लैंड का टूर है, यहाँ स्पेशलिस्ट बैट्समैन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बनस्बत एक ऑलराउंडर के। या तो फिर आपके पास ऑलराउंडर हो ऐसा कोई बेन स्टोक्स, या कोई हार्दिक पांड्या, या फिर जो है वो एक जमाने में अब्दुल रजाक होते थे, असल महमूद होते थे, वो खेलते रहते थे। लेकिन अब इस तरह के ऑलराउंडर को आपने फिर, या तो फिर पूरा मौका देते आप शादाब को बॉलिंग में भी। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि आपको फवाद आलम को चांस देना चाहिए एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन स्पेशलिस्ट ही होता है जब आपने बॉलिंग इतनी कमी करानी है। और उसने, आप देख तो ले कि वो क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है। शादाब ने नो डाउट पहली इनिंग में बहुत क्रूशियल 45 रन की एक बात, 2 आउट भी उन्होंने चले टेल में 21 गेंदों में कर दिए, लेकिन दूसरी इनिंग में उनसे नहीं हो सका, और मैं इसका इल्जाम भी उनके नहीं दूंगा। बॉलिंग फिर आपने उन्हें कम दी, तो फिर इससे बेहतर है कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, फवाद आलम के साथ जाना चाहिए। बहुत हो गया है, इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने मिस कर दिए। 11 साल का अरसा कोई मजाक नहीं होता, और आप उन्हें मौका तो दें कम से कम, अब नहीं तो फिर कब देंगे? फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है, फिर साउथ अफ्रीका से है, तो फिर कब देंगे?
यहाँ पे इट्स राइट टाइम टू गिव फवाद आलम अ चांस द नेक्स्ट गेम। और असद शफीक के लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उन्हें पूरा टूर देना चाहिए। देखिए लास्ट इनिंग्स में भी अच्छा खेल रहे थे, 29 रन आउट हो गए वो, चले रन आउट हो गए वो, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें एक और पूरी सीरीज देनी चाहिए। और असद शफीक की एक बात मैंने नोट भी की है कि वो हमेशा आखिरी इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, तो उनकी जगह बन जाती है। अब होप्स हो कि इस बार वो अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस दें। अब देखें, अब पाकिस्तान के लिए तो समझे डू और डाई दोनों मैच जीतने हैं, या अगर खुदा ना खास्ता हम हारे एक मैच तो सीरीज निकल जाएगी, एक जीते एक ड्रॉ तो फिर ड्रॉ हो जाएगी। अब मुश्किल तो है। तो मेरे हिसाब से फवाद आलम की जगह अगर बनती है तो शादाब की जगह ही बनती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनका सवाल ये है कि सुहेल खान जिन्होंने साइड मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो उनकी कोई जगह बन सकती है टीम में, या आपके ख्याल से जो हमारे तीन पेसर्स हैं वो बिल्कुल सूट करते हैं अगले साउथहैम्पटन के कंडीशन में, या आप इससे थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए फैजान, बॉलर्स जो हमारे फास्ट बॉलर्स उन्होंने बुरी बॉलिंग तो की नहीं, अच्छी बॉलिंग की, जहाँ उनसे हो सका उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो सेकंड इनिंग में तो देखिए कोई हुआ नहीं, और एक पार्टनरशिप थी। मैं आपको बताऊं, ये जो हम हार गए हैं इसमें एक ही देखें, इस पे भी हम आते हैं आगे, लेकिन इनका सवाल का जवाब दे दो पहले। सोहेल खान को आप किसकी जगह के लाएंगे? नसीम स्पीडी रहे, अब्बास बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहे, विकेट भी ली, और शाहीन भी अच्छे रहे, तो ऐसा कोई वो है नहीं कि बहुत बुरा कोई हो जाता तो शायद ड्रॉप करके आप किसी को चांस दे भी सकते थे। तो सुहेल खान बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, गुड, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि बैकअप में आपके पास अच्छा बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी समझ में नहीं आती कि किसकी जगह आप उन्हें खिलाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चांस होगा साउथहैम्पटन में सुहेल खान के सही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव्स की तरफ जाएं इस मैच की, तो एक तो हमने सबसे पहले देखा कि शान मसूद ने 156 रन्स बनाए और करियर के वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स उन्होंने इस मैच में किए, इंग्लैंड की इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ और ओवरसीज कंडीशन में। उसके अलावा अगर हम यासिर शाह को देखें, तो यासिर शाह ने काफ़ी लंबे अरसे बाद ओवरसीज कंडीशन में 8 विकेटें ली, और बैटिंग में भी वो हैंडी रहते हैं और अक्सर रन्स बना देते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जैसे बाबर आजम है, उनसे एक्सपेक्टेशंस हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, और उनको 69 से काफ़ी ज़्यादा बनाने चाहिए थे पहली इनिंग्स में, जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, और सेकंड इनिंग्स में वो उनकी परफॉर्मेंस मायूस बन रही। तो आपके ख्याल से इस मैच में सबसे पॉजिटिव चीज़ें क्या रही आपके ख्याल से? सही आपने बिल्कुल कहा कि शान मसूद ने जिस तरह बैटिंग की, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। एक तो ये इनिंग्स इनकी है कि इन्होंने गॉल में 2015 में पहले खेले में खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, वो एक इनिंग्स थी यूनुस खान के साथ, तो इनकी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स रही है, ओवरसीज ही रही है, ये भी एक अच्छी बात है। यासिर शाह ने नो डाउट जब से ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग हम के अच्छी बैटिंग करने लगे हैं, काफी बेहतर हो गए, पहले भी अच्छी करते थे पर काफी बेहतर हो गए हैं यासिर शाह ऐसा बैट्समैन। बॉलिंग तो खैर नो डाउट बड़ी अच्छी उन्होंने की। पॉजिटिव्स हैं, बाबर आजम देखें जितना वो कर सकते हैं उन्होंने किया है। अब आप देखें कि अगर अगर ये सेकंड इनिंग में आपको पता है बाबर आजम 50 रन बनाते, तो वो पाकिस्तान का मोस्ट 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स का रिकॉर्ड, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, वो बराबर करते तीन बैट्समैनों के साथ। चलो कोई बात नहीं, नहीं कर सके, वो रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं आगे, बाबर आजम का बड़ा कैरियर है, लेकिन वो जितना कर सकते हैं वो करते हैं। वंस तो इनका फेलियर हो जाता है जिस तरह हुआ है इनके साथ। बट बाकी देखें, अभी बहुत बेहतर की जरूरत है। अजहर अली फ्लॉप हो रहे हैं, असद शफीक ने आपने बात की, दूसरी इनिंग में रन आउट हुआ, रिजवान बैटिंग के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये दो चीजें हैं। बाकी अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर ने काफी अब्बास की तारीफ करना होगी। नसीम शाह ने बड़े पीसी स्पेल किया, जो रूट को भी आउट किया, और इस तरह की परफॉर्मेंस रही, तो पॉजिटिव रहे। मैच नो डाउट बहुत अच्छा हुआ, और एक कहते हैं ना कि एक पार्टनरशिप थी। अब जैसे इंग्लैंड की आपको पता है कि टेल एंडर्स भी बड़ा अच्छा बैट से कर लेते हैं। क्रिस वोक्स और तो फिर भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है, सेंचुरियां कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। बटलर एज अ विकेट कीपर, रन की उन्हें जरूरत थी, उन्होंने रन कर दिए। और तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को जो है वो हुई शिकस्त, लेकिन अच्छा मैच हुआ। हम 100 रन की लीड कंसीड करके हारे। अच्छा मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, आज 8 अगस्त है, और आज पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई 100 रन कंसीड करने लीड लेने के बाद। 7 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से 141 रन से एजबेस्टन बर्मिंघम में हारी थी, उसमें भी पाकिस्तान ने 100 रन की लीड ले ली थी। इस तरह इसमें शान मसूद ने 156 किए, तो उसमें अजहर अली ने 139 किए थे, और उसमें सोहेल खान ने 5 आउट किए थे। पाकिस्तान वो मैच भी हारा था, आज भी हम हार गए। तो 100 रन कंसीड करने के बाद ये हम इंग्लैंड से हारे हैं आखिरी 4 साल में 2 बार। ये भी खैर खतरे की बात है कि इतनी बड़ी लीड आपने ली, इतनी बड़ी 100 रन की लीड बड़ी अच्छी होती है,
फिर भी आपकी टीम मैच हार गई, और वो भी चौथे दिन। जी बिल्कुल। और इसमें एक और बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि हमने इंग्लैंड को उनके होम कंडीशंस में बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, और नो डाउट हम मैच विनिंग पोजीशन में आकर हारे हैं, लेकिन साथ साथ हमें क्रेडिट भी देना चाहिए वोक्स और बटलर को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल जगह से मैच बचाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी बात कर लें रिजवान की, तो रिजवान टीम में आए हैं सरफराज की जगह। सरफराज जो पिछले साल ड्रॉप हो गए थे, और रिसेंटली रिजवान की परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने अभी तक नहीं किया, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग अगर हम देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही, वो एनर्जेटिक रहते हैं। और साथ में उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में इतनी खास नहीं रही, लेकिन आपके ख्याल से कि इस सीरीज में रिजवान को तीनों मैच खिलाने चाहिए डिस्पाइट अगर वो बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस ना दें, या हमें सरफराज अहमद की तरफ जाना चाहिए इन मे बी थर्ड मैच? अगर रिजवान बहुत बुरे नाकाम हो, बहुत बुरे का मतलब फॉर एग्जांपल के बहुत रन बनाए ना, क्रूशल कैचेस छोड़ दे, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कि ऐसा कुछ हो, फिर आप सरफराज की तरफ जा सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से रिजवान को पूरी सीरीज देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 95 बड़े अच्छे उन्होंने किए थे वहां पे भी, उसके बाद इसमें भी अगर आप देखें कीपिंग बड़ी अच्छी करते रहे, और उसके साथ साथ सेकंड इनिंग्स में अच्छा खेलते खेलते आउट हुए। तो मेरे ख्याल से इस सीरीज में तो रिजवान को पूरा मौका देना चाहिए, अनटिल क्या कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट ऐसा ना हो। सरफराज बड़े अच्छे प्लेयर है, देखिए ये तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि आपके पास विकेट कीपर्स अच्छे अच्छे आ गए हैं। सरफराज है, रिजवान है, रोहिल नजीर है, और एक्सपीरियंस कामरान अकमल है, और वैसे जीशान अशरफ हैं। जब इतने सारे अच्छे अच्छे विकेट कीपर आपके पास आए हुए हैं, जो कंपटीशन लगा हुआ है, तो रिजवान को भी पता है कि कंपटीशन है, सरफराज को भी पता है, सबको पता है। इस कंपटीशन में जो परफॉर्म करेगा वो कामयाब होगा। और अब तक रिजवान ने कोई ऐसी बुरी भी नहीं किया कि आप उन्हें निकाल दें। सरफराज T20 में अब जब आएंगे तो जरूर सरफराज के चांसेस हो सकते हैं, बट इस वक्त तक मोहम्मद रिजवान को पूरी सीरीज मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए, ताकि उन्हें पूरा मौका मिले खेलने का। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि वहाब रियाज रिवर्स स्विंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, उनकी पेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन और साथ में उनका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनकी इंक्लूजन नहीं हुई थी 16 रुकनी स्क्वाड में। लेकिन सेकंड एंड थर्ड मैच में ये 16 रुकनी स्क्वाड अमेंड भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो आपके ख्याल से वहाब रियाज अगले जो सेकंड मैच का 16 मेंबर स्क्वाड है उसमें जगह बना सकेंगे या नहीं? अम, फैजान, अगर 16 में जगह बना भी लेंगे तो 11 में किसकी जगह जगह बनाएंगे? बात तो वही है ना, 16 20 30 इतने तो आपके पास प्लेयर वैसे ही है। लेकिन अब क्या करें, आपको 11 ही खिलाने, और फास्ट बॉलर ने कुछ इतना बुरा किया भी नहीं है कि आप किसी की जगह पे वहाब रियाज को लेके आ जाए। पाकिस्तान की टीम में बिल्कुल कोई बहुत ही, हम ये भी नहीं कह सकते, ठीक है सेकंड इनिंग में बैटिंग फेलियर हो गया, लेकिन बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेट शिकस्त हमें नहीं हुई है। कोई शिकस्त हो गई है ठीक है, लेकिन ये कैसी हार थी जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। अब ऐसी सिचुएशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस की है, उसके बाद फिर आप ये पाकिस्तान जो है वो फिलहाल फास्ट बॉलिंग अटैक में कोई चेंज ना करे तो अच्छा है। कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर भी सोहेल खान की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। फिर कहीं जाके वहाब रियाज का चांस आ सकता है उसके बाद, फिर उसके बाद भी मुश्किल लगता है, जिस तरह 16 में नहीं है, उनके दूसरे प्लेयर्स को मौका देने की बात की जाएगी। तो बॉलर्स तो हमारे पास इतने सारे मौजूद हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपके ख्याल से इस स्क्वाड में बैट्समैन की कमी नहीं है? क्योंकि बैकअप पे हमारे पास सिर्फ फवाद आलम इस वक्त मौजूद हैं, और जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड है उसमें ज़्यादातर बॉलर्स हैं, और उसमें ओपनर भी हैं मामूल हक, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के लिए रिप्लेसमेंट है वो सिर्फ फवाद आलम इस वक्त मौजूद हैं। तो आपके ख्याल से मैनेजमेंट को इसकी रीजनिंग उनकी क्या हो सकती है? आई डोंट नो, वैसे मैं भी समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद भी एक ऐसे प्लेयर थे जो हो सकते थे, लेकिन आई थिंक इफ्तिखार अहमद को उन्होंने क्यों नहीं रखा मुझे भी समझ नहीं, लेकिन फवाद आलम मेरे ख्याल से डिजर्विंग भी वही है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ तो कुछ नहीं पता कि कहीं रिजवान को एज अ बैट्समैन खिला के सरफराज को कीपर ना खिला दिया जाए, क्योंकि जब फवाद को इतने साल नहीं खिलाया तो माजरत के साथ, लेकिन आगे भी ना खिलाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, तो होने को हो भी सकता है। लेकिन फवाद आलम हैं और डिजर्व भी वही करते हैं, बाकी फ़खार अहमद की जगह बननी चाहिए थी। इतने सारे फास्ट बॉलर्स आपके पास मौजूद है, अगर वैसे ओवरऑल 30 में देखें तो बहुत सारे हैं, अगर T20 में सारे मिला ले बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स इतने हैं हमारे पास कि हम मतलब बहुत ज़्यादा मौजूद। जी बैकअप में उस्मान। इफ्तिखार अहमद भी हो सकते थे।
जी, जैसे उस्मान शनवारी भी स्क्वाड में उस्मान मौजूद शनवारी हैं। भी है, इसके अलावा टी20 के लिए हमने मोहम्मद हसनैन को भी रखा हुआ है, मोहम्मद आमिर भी हारिस हैं, रऊफ, हाँ बिल्कुल, हारिस हारिस रऊफ, तो रऊफ भी आ काफ़ी गए, ज़्यादा फास्ट बहुत सारे, बॉलर्स इस इमरान वक़्त हमारे खान, पास। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, औ बहुत सारे अच्छा, बॉलर। आपसे एक और भी मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें ये सीरीज़ हम 3-0 खुदा ना ख़वास्ता हार जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मीडिया का भी प्रेशर होगा, फैन्स का भी प्रेशर होगा अज़हर अली पे, और अज़हर अली को आप कैसे देखेंगे? क्या उनको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें नए कप्तान की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अज़हर अली की कैप्टेंसी हमने सिर्फ़ अभी पिछले 1 साल में नहीं देखी, हमने ओडीआई क्रिकेट में भी उनकी कैप्टेंसी देखी है और हमें ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी। अगर अभी तक उनको कुछ सीखना होता तो वो अभी तक सीख चुके होते। तो आपके ख्याल से अज़हर अली का के लिए सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और उनका फ्यूचर कहाँ लाया करता है? अगर देखिए 3-0 हारते हैं, वैसे तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है 1 साल का, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ तो उन्होंने तभी ये बात कह दी थी। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ तो आपको पता है कि एक बड़ा डिसीजन ले लिए जाते हैं। आपने सरफराज देखिए, मैं समझता हूँ अजहर अली को खुद भी ये बात जो कप्तानी एक्सेप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि बैटिंग पे आपको पता चल रहा है। अभी मैं बात भी दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, आप खुदा ना खास्ता कहीं इस चीज का नुकसान बाबर आजम को ना हो। खुदा ना खास्ता आपने बाबर आजम मैं बात चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मिसाल देने के लिए कि अजहर अली के साथ जो हुआ है, अगर बाबर आजम जो आपका सबसे टॉप दुनिया का टॉप बैट्समैन है, अगर वो कप्तानी बर्दाश्त नहीं कर सके, अब तक तुमने उसे कप्तानी में देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में देखा है, उन्होंने परफॉर्म तो किया है लेग बैट्समैन के तौर पर, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ आता कि ये डिसीजन ले लिए गए हैं। अब वर्ल्ड कप भी हमारा टी20 का आगे चला गया, 1 साल 2021 में होगा। अजहर अली के लिए बहुत ही क्रूशियल एज अ बैट्समैन भी है, ऐसा ना हो कि कहीं कप्तानी भी चली जाए और उसके बाद जो है वो भी चली जाए, जगह का ही खतरा हो जाएगा इनके लिए। और ये बात आपको पता भी है कि हमें अगली जो सीरीज शेड्यूल के हिसाब से न्यूजीलैंड जाके खेलनी है, और न्यूजीलैंड में हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट में जो है रिसेंटली क्या होता रहा है 2016 में, वहाँ आपको याद भी होगा एक मैच में अजहर अली ने वहाँ कप्तानी भी की थी मिसबा की जगह, और वो हम कैसे मैच हारे थे, आखिरी सेशन में सारी विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की, वो भी उसमें भी अजहर अली कप्तान थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, अजहर अली अल्लाह ना करे 3-0 होता है तो थोड़ा प्रेशर आएगा, और यहाँ फैसले तो प्रेशर में किए भी जाते हैं। हमने सरफराज सरफराज क्या, हमने तो 1952 16 अक्टूबर जब से पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हुई है, अगर हर कप्तान का एंड देखें तो कोई ऐसा ही है, सिवाय इमरान खान के जो वर्ल्ड चैंपियन बन के उन्होंने जो है वो दिया, उसमें भी बात आती है कि वो खुद इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन देखे उन्हें इंग्लैंड तक नहीं लेके गए, वो बात फिर कहीं और जा रही है। लेकिन यहाँ किसी कप्तान की हैप्पी एंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट मिसबा जो रिटायर होके टेस्ट क्रिकेट से चले गए, वरना ज्यादातर ऐसा ही रहा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अजहर अली के लिए बड़ी खतरे की बात है, उन्हें परफॉर्म भी करना है और कप्तानी भी बचानी है और सारा कुछ करना है। ठीक है, नो डाउट अजहर अली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये सीरीज़ रहेगी। इसके साथ मैं आखिर में आपसे आपकी प्रेडिक्शन पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल से ये सीरीज़ का रिजल्ट क्या होगा? इंग्लैंड की 1-0 लीड हो चुकी है, लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान इस सीरीज़ में कमबैक करेगा या इंग्लैंड अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएगी इस सीरीज़ में? तो आपका इस पे क्या तबसरा है? देखिए इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग होकर आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लगातार आखिर में 3 टेस्ट मैच जीती है। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, पूरी सलाहियत है, साउथहैम्पटन में मैच है, हमने साउथहैम्पटन में कभी टेस्ट मैच नहीं खेले, और वहाँ पे वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच के बाद से कोई क्रिकेट हुई है, आयरलैंड वाली वनडे क्रिकेट हुई है, टेस्ट क्रिकेट उसके बाद से हुई भी नहीं है। तो अच्छे की उम्मीद हम रख सकते हैं। पाकिस्तान अब यहाँ से सीरीज जीतेगा या नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान को फिलहाल अगले मैच का सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी क्रिकेट के लिए पॉजिटिव सीखें, बैटिंग को खास तौर पे आपको ये सोच के खेलना है कि भाई अच्छी बैटिंग करनी है, परफॉर्म करना है, ये आप मैच आराम से जीत सकते थे अगर आप थोड़े से रन और कर लेते, मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर देता। आबिद अली ने विकेट थ्रो कर दी, आबिद अली को बताना होगा कि जितना उन्होंने होम में लगातार सेंचुरियां की है वो अवे हर कंडीशन के प्लेयर हैं, वरना फिर इमामुल हक आ जाएंगे तीसरे मैच के लिए। तो फिलहाल तो अगले मैच का सोचें तो मुझे अच्छे की उम्मीद है पाकिस्तान से, आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे। इंग्लैंड में तो कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं अगर बेन स्टोक्स ने जिस तरह बॉलिंग शुरू कर दी, लेकिन वही वाली बात है, वोक्स ने एज ऑलराउंडर परफॉर्म कर दिया, स्टोक्स ड्रॉप नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स एंडरसन की जगह पे कोई या तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया जा सकता है अगर स्टोक्स प्रॉपर बॉलिंग कर लेते हैं, या फिर जो है वो वुड आ सकते हैं या करन आ सकते हैं, सैम करन आ सकते हैं, और ऐसी आपके कुछ ख्याल पॉसिबिलिटी से है। जो बेस्ट हैं उनके स्पिनर, उनकी जगह कोई स्पिनर वो ला सकते हैं स्क्वाड में? उनके पास आदिल रशीद और मोइन अली की भी ऑप्शंस वैसे तो हाँ है मोइन अली कि भी है, जैक लीच भी है, मसला ये है कि
डॉम बेस्ट को उन्होंने इतनी तो खैर बॉलिंग दी नहीं, लेकिन जितनी दी इस मैच में उन्होंने अच्छी कर दी बॉलिंग। उन्हें जरूरत तो है ही नहीं किसी स्पिनर की, वो ना भी खिलाएं तो उन्हें कोई फर्क। जैसे एक दिन माइकल होल्डिंग से पूछा जा रहा था कमेंट्री के अंदर कि आप अगर ड्रॉप करना चाहेंगे सीमर्स में से तो किसको करेंगे, तो माइकल होल्डिंग ने बड़ी जबरदस्त बात की, कह रहे डॉम बेस्ट को ड्रॉप कर देंगे, जब उससे बॉलिंग करानी है तो उसकी जगह आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दें, और स्पिन तो जो रूट भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि साउथहैम्पटन की कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉम बेस्ट या तो खेलते रहेंगे या ज्यादातर ड्रॉप हुए तो उनकी जगह कोई बैट्समैन ऐसा आ जाएगा, और जो रूट पे इतनी तो बॉलिंग कर ही लेते हैं, काफी अच्छी खासी कर लेते हैं बल्कि। तो ऐसी तब्दीली अगर हुई तो इस तरीके से हो सकती है, वरना स्पिनर अगर खेले तो फिलहाल तो यही खेलते रहेंगे टॉम पे। ठीक है, और बिल्कुल सही, आपकी काफ़ी अच्छी एनालिसिस थी पाकिस्तान क्रिकेट पर। इसी के साथ सुनने वालों को हम ये भी बताते चलें कि सेकंड टेस्ट 13 अगस्त से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच शुरू होगा। और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कमबैक करेगा, इस मैच की गलतियों से सीखेगा, और पाकिस्तान की टीम को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा 14 अगस्त का जो लकी फैक्टर होता है वो अगले मैच में काम कर जाए, क्योंकि अक्सर हम अगस्त में जनरली क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं। और साथ में मुझे और सुहेल खान को इजाज़त दें ग्रीन टीम से, और आप अपना भी ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मिलते हैं अगले टेस्ट मैच से एक दिन पहले फॉर प्री मैच एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।